जरा सोचिए, क्या हो अगर एक रैपर किसी देश को चलाने लगे। सुनने में किसी फिल्म की कहानी लगती है ना? पर नेपाल में ये कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक जीती जागती हकीकत है। ये कहानी है उस जेनजी पीढ़ी की जिसने ठान लिया कि अब बस बहुत हो गया। तो चलिए चलते हैं काठमांडू के राष्ट्रपति भवन। तारीख है 27 मार्च 2026। हवा में एक अजीब सी बेचैनी भी है और उम्मीद भी। बाहर हजारों की भीड़ है, लोगों की आंखों में दशकों का गुस्सा भी है, लेकिन साथ ही एक नए भविष्य का सपना भी चमक रहा है। ये सिर्फ एक नया दिन नहीं था, ये नेपाल में एक नए दौर की सुबह थी। और मंच पर कौन है? काले चश्मे और जैकेट में 35 साल के बालेन शाह, जो नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ले रहे हैं। लेकिन रुकिए, वो सिर्फ एक नेता नहीं है, वो एक कवि हैं, एक आर्टिस्ट हैं, एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर हैं और सबसे बढ़कर एक रैपर हैं। एक ऐसा इंसान जिसने अपने संगीत और अपने शब्दों की ताकत से एक पूरे देश को जगा दिया। तो सवाल ये उठता है कि ये सब हुआ कैसे? मतलब एक रैपर सीधा प्रधानमंत्री की कुर्सी तक कैसे? इस असाधारण कहानी को पूरी तरह से समझने के लिए हमें पहले उस अंधेरे को देखना होगा जिसमें से ये रोशनी निकली है। हमें उस सड़े हुए सिस्टम को समझना होगा जिसे इस पीढ़ी ने उखाड़ फेंकने की हिम्मत की। देखिए, नेपाल की राजनीति ना सालों से एक म्यूजिकल चेयर्स के खेल जैसी थी। चेहरे बदलते थे, पार्टियां बदलती थीं, लेकिन नतीजा वही का वही। देश वहीं का वहीं खड़ा था। आप सोच सकते हैं, सिर्फ 18 साल में 14 प्रधानमंत्री। ये कोई देश चलाना नहीं हुआ, ये तो सत्ता का एक मजाक चल रहा था और इसकी कीमत देश की जनता चुका रही थी। और इस खेल का नतीजा क्या निकला? करप्शन, बड़े बड़े घोटाले, जैसे कि वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट केस, जिसमें देश की एयरलाइन के लिए विमान खरीदने में अरबों का घपला हो गया। या फिर नकली शरणार्थी घोटाला, जिसमें नेपाली नागरिकों को ही भूटानी शरणार्थी बनाकर अमेरिका भेजने का रैकेट चल रहा था। मतलब ये सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं था, ये देश के साथ सीधा सीधा धोखा था। और इस सब के बीच आम लोग महंगाई और बेरोजगारी से पिस रहे थे। और इसकी सबसे भारी, सबसे दर्दनाक कीमत चुकाई देश के युवाओं ने। हर रोज 10,700, जी हां, हर एक दिन 10,700 से ज्यादा युवा अपने सपने, अपने परिवार, अपनी मिट्टी सब पीछे छोड़कर एक बेहतर भविष्य की तलाश में विदेश जा रहे थे। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये हजारों टूटे हुए सपने हैं। ये एक ऐसी त्रासदी है जो एक राष्ट्र की आत्मा को धीरे धीरे सुखा रही थी। इस सुलगती हुई आग को बस एक चिंगारी की जरूरत थी, और वो चिंगारी आई सरकार की ही एक बहुत बड़ी गलती से, जब उसने युवाओं की आवाज को ही चुप कराने की कोशिश की। हुआ ये कि सरकार ने फेसबुक और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स को कंट्रोल करने की धमकी दी। उन्होंने सोचा कि वो जेन ज़ी की आवाज को दबा देंगे, पर ये उनकी सबसे बड़ी भूल थी। जो गुस्सा अभी तक सिर्फ ऑनलाइन दिख रहा था, वो अब सड़कों पर सैलाब बनकर उतर आया। तब के प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली ने इस आंदोलन को बेरहमी से कुचलने का आदेश दे दिया। पुलिस ने गोलियां चलाईं और 18 जानें चली गईं। ये वो लम्हा था जब बात हाथ से पूरी तरह निकल गई। इन मौतों ने लोगों में डर पैदा नहीं किया, बल्कि उनके गुस्से की आग को और भड़का दिया। लेकिन जब सरकार ने सेना को मैदान में उतारने का फैसला किया, तब कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी। सेना ने अपने ही लोगों पर गोली चलाने से साफ इनकार कर दिया। ये सिर्फ एक इनकार नहीं था, ये उस पुराने सिस्टम के ताबूत में आखिरी कील थी। सत्ता का सारा खेल, सारा संतुलन उसी एक पल में बदल चुका था। कुछ महीनों की शांति और एक अंतरिम सरकार के बाद जब चुनाव हुए, तो जनता ने अपना फैसला सुनाया, और वो फैसला एक दहाड़ की तरह था। बालेन शाह की पार्टी ने 275 में से 182 सीटें जीती। ये सिर्फ एक चुनावी जीत नहीं थी, ये एक भूकंप था जिसने दशकों पुरानी राजनीतिक जमीन को हिलाकर रख दिया था। लेकिन चुनाव जीतना तो बस शुरुआत थी। असली चुनौती तो अब शुरू हुई थी। एक टूटे हुए देश को फिर से जोड़ना और एक पूरी तरह नई व्यवस्था बनाना। और बदलाव की शुरुआत हुई सीधे कैबिनेट से। ये दक्षिण एशिया की सबसे युवा कैबिनेट बनी। जरा सोचिए, फाइनेंस मिनिस्टर कौन? ऑस्ट्रेलिया से पढ़े लिखे एक अर्थशास्त्री। और गृह मंत्री एक पूर्व डीजे और आंदोलन का बड़ा चेहरा सुदन गुरुंग। ये सिर्फ पदों का बंटवारा नहीं था, ये एक ऐलान था कि सत्ता अब अगली पीढ़ी के हाथ में है। इस नई टीम ने आते ही काम शुरू कर दिया, और पहले ही दिन ऐसे फैसले लिए गए जो सीधा सिस्टम पर चोट करते थे।
वीआईपी कल्चर खत्म, यानी अब किसी नेता के लिए ट्रैफिक नहीं रुकेगा। सरकारी बाबुओं के बच्चे अब प्राइवेट नहीं, सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे। ये सिर्फ नियम नहीं थे, ये एक साफ संदेश था कि अब देश में सब बराबर हैं। लेकिन सबसे बड़ा और सबसे नाटकीय कदम था पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की गिरफ्तारी। प्रदर्शनकारियों की मौत का जिम्मेदार ठहराते हुए उन्हें सलाखों के पीछे डाल दिया गया। नेपाल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था। संदेश बिल्कुल साफ था, अब कोई कानून से ऊपर नहीं है, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो। राजनीतिक सफाई के बाद सबसे बड़ी चुनौती थी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना। उन लाखों युवाओं को देश में एक भविष्य देना जो या तो देश छोड़ चुके थे या छोड़ने की तैयारी में थे। इसके लिए सरकार ने एक बहुत बड़ा लक्ष्य रखा, 5 साल में देश की इकोनॉमी को 2 गुना से भी ज्यादा करना, मतलब $42 बिलियन से सीधा $100 बिलियन तक। इसका मतलब था कि विकास की रफ्तार को लगभग दोगुना करना होगा। ये एक बहुत बड़ा और मुश्किल लक्ष्य था, इसमें कोई शक नहीं। तो प्लान क्या है? सिर्फ वादे नहीं, बल्कि एक ठोस स्ट्रैटेजी। नेपाल को दक्षिण एशिया का नया आईटी हब बनाना, 5 लाख नई टेक नौकरियां पैदा करना और दुनिया भर के टैलेंट को डिजिटल नोमैड वीजा देकर आकर्षित करना, और साथ ही विदेशों में बसे करोड़ों नेपालियों को देश में निवेश करने के लिए बुलाना। ये ब्रेन ड्रेन को ब्रेन गेन में बदलने की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी कोशिश है। नेपाल में जो हुआ वो सिर्फ नेपाल के लिए नहीं है, ये पूरे दक्षिण एशिया और शायद पूरी दुनिया के लिए एक केस स्टडी है, एक सीधा संदेश है कि बदलाव संभव है। ये कहानी हमें दिखाती है कि कैसे एक युवा पीढ़ी जिसे हमेशा नजरअंदाज किया जाता रहा, उसने पुरानी भ्रष्ट राजनीति को चुनौती दी और उसे बदल कर रख दिया। अब देखिए, नेतृत्व, संस्कृति, राजनीति, हर चीज बदल रही है। वीआईपी कल्चर की जगह अब पब्लिक सर्विस ले रही है, भ्रष्टाचार की जगह जवाबदेही और पर्सनल फायदे की जगह देश का विकास। नेपाल की ये कहानी हमें दिखाती है कि जब युवा जागते हैं तो क्या हो सकता है। तो सवाल अब ये नहीं है कि क्या ऐसा दोबारा होगा, सवाल ये है कि अगला कौन होगा।